हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका PYQ एकेडमी में। हम लोग स्टेट पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और ये जो क्वेश्चन है यह सितंबर 2023 में एग्जाम हुआ था स्टेट का, उसी का पेपर है। और सोशल साइंस का पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। सोशल साइंस में शिफ्ट 4 के पेपर को सॉल्व करेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट यानी कि 50 क्वेश्चन को हमने इससे पहले वीडियो में सॉल्व करा दिया है। बाकी के जो 50 क्वेश्चन रह गए थे उसे आज हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि स्टेट में सब्जेक्ट से पूरे 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं और 50 मार्क्स के क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से रहता है और बाकी जीके जीएस से रहता है। तो इसी 100 मार्क्स के क्वेश्चंस को हम लोग अपने सब्जेक्ट के सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप सभी स्टेट के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़े रहें। चलिए जल्दी से क्वेश्चंस पे आते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जून 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन के लिए ब्राज़ील में डैश में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष मिले। तो जून 1992 में किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में ब्राज़ील में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष मिले थे? तो रियो डी जेनेरियो में हुए। रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन है, भारत का लगभग डैश मैदानी क्षेत्र है जो कृषि और उद्योग के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। तो भारत का कितने प्रतिशत मैदानी क्षेत्र कृषि और उद्योग के लिए सुविधा प्रदान करता है? तो वह 0.43% क्षेत्र है, यानी कि ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि शुद्ध बोए गए क्षेत्र का पैटर्न एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत भिन्न होता है। तो यह डैश में कुल क्षेत्र फल का 80% से अधिक है। तो कितने कुल क्षेत्रफल का 80% से अधिक है पूछ रहा है? तो यह पंजाब राज्य में है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का पैटर्न एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत भिन्न होता है और यह पंजाब राज्य में कुल क्षेत्रफल का 80% से अधिक है। ऑप्शन नंबर 4 राइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 राइट है, पंजाब। अगला क्वेश्चन है, मीठे पानी का लगभग 70% डैश ग्रीनलैंड और दुनिया के पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों के रूप में होता है। तो वह अंटार्कटिका में होता है, यानी कि मीठे पानी का लगभग 70% अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और दुनिया के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादर और ग्लेशियरों के रूप में उपलब्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध है। तो राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है? तो यह उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर ए राइट है, राणा प्रताप सागर बांध उड़ीसा में है। फ्रेंड्स, आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि उत्तराखंड में कौन सा बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पानी की कमी के कारण नहीं होता है? तो पानी की कमी के कारण कौन सा नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि अतिशोषण, अत्यधिक उपयोग और बढ़ती आबादी, ये सभी पानी की कमी के कारण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्लेसर जमा, इसका पहला कथन दे रखा है कि ये जलोढ़ निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि यह प्लेसर जमा के रूप में लिए पूछ रहा है और कथन कह रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन से दे रखा है कि यह जलोढ़ निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। दूसरा कथन है कि यह पानी में इनका क्षरण होता है। तीसरा कथन है कि वे समुद्र तल में पाए जाते हैं और चौथा कथन है कि वे घाटी के तल की रेत और पहाड़ियों के आधार पर पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा है इसलिए पूरा डैशबोर्ड पे नहीं आ पा रहा है, तो बट हम आंसर बता दे रहे हैं। इसका आंसर होगा 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा और तीसरा राइट कथन दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। प्लेसर जमा के रूप में जो गलत कथन दे रखा है वह गलत कथन है कि पानी, ऑप्शन नंबर 2 है कि पानी में इसका क्षरण होता है और वे समुद्र तल में पाए जाते हैं। ये दोनों ही कथन प्लेसर जमा के रूप में गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। तो काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर है? तो यह गुजरात में है। ऑप्शन नंबर डी राइट है, काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो यह वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो यह है सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर बी राइट है, चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक क्या है? तो यह इनमें से सभी कथन सही दे रखे हैं, यानी कि रेड डाटा बुक में सामान्य प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे से अवगत किया जाता है, संकटग्रस्त प्रजातियां सर्वमान्य रूप से चिन्हित होता है और स्थानीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान एवं उनके संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम को प्रोत्साहित देना है। तो रेड डाटा बुक में इन सभी चीज़ों का मेंशन होता है, इसलिए उपयुक्त में से सभी कथन सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में अत्यधिक जैव विविधता का धनी क्षेत्र है। तो भारत में अत्यधिक जैव विविधता का धनी क्षेत्र कौन सा है? तो यह पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता मौजूद है।
और पश्चिमी घाट के साथ फ्रेंड्स पूर्वी हिमालय भी है। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट ये दोनों भारत में जैव विविधता के क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो भोपाल त्रासदी जो हुआ था इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था, तो यह मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। जो गैस त्रासदी हुआ था उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस का रिसाव हुआ था, जिसके वजह से कई व्यक्तियों की जाने गई और आज भी वहाँ पर इसके लक्षण मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो उपभोक्ता उद्योग कौन सा है, तो चीनी उद्योग। चीनी उद्योग जो है यह उपभोक्ता उद्योग के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है। तो कौन सा इस्पात केंद्र है जो कि समुद्र के निकट है, तो यह विशाखापट्टनम है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। बोकारो जो है यह झारखंड में स्थित है। भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थित है और जमशेदपुर भी झारखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है। तो भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार जो होता है यह समुद्री मार्ग द्वारा होता है, यानी कि जल मार्ग के द्वारा भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है। तो भारत में सबसे ऊंची सड़क मिलती है लद्दाख में। लद्दाख में सबसे ऊंची सड़क लेह मनाली मार्ग से कहा जाता है, तो वह लद्दाख में स्थित है। अगला क्वेश्चन है बाढ़ कौन सी आपदा है। तो बाढ़ कौन सी आपदा है, तो बाढ़ प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे देश की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है। तो हमारे देश की खाद्यान्न फसल मुख्य रूप से कौन सी है, तो वह चावल है। चावल मुख्य खाद्यान्न फसल है हमारे देश में। और चावल किस मौसम की फसल है, तो यह खरीफ फसल है। चावल जो है यह खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, जबकि चना जौ ये सभी रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है। तो दुर्गावती जलाशय परियोजना जो है यह कैमूर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। और काली मिट्टी की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है, तो कपास की फसल काली मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में की जाती है। और काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात इत्यादि क्षेत्रों में पाई जाती है अधिक मात्रा में। अगला क्वेश्चन है बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है यह किशनगंज है। किशनगंज में सर्वाधिक मात्रा में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिली में सुधार कार्यक्रम के विरोधी थे। तो चिली में सुधार कार्यक्रम के विरोधी कौन से लोग थे, किस समुदाय के अंतर्गत आते थे वे लोग, तो प्रयुक्त सभी होगा। यानी कि चिली में जो सुधार कार्यक्रम के विरोधी थे उसमें जमींदार भी थे, चर्च थे, अमीर लोग भी चिली में सुधार आंदोलन के विरोधी थे, तो इसलिए उपयुक्त सभी ऑप्शन राइट हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का वित्तीय राजधानी है। तो भारत का वित्तीय राजधानी कौन सा है, तो मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। फ्रेंड्स यहाँ एक क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि बेंगलोर को कौन सी राजधानी कहा जाता है, यानी कि बेंगलोर को किस नाम से प्रसिद्ध है बेंगलोर। अगला क्वेश्चन है रंग भेद की नीति किस देश में कायम था। तो रंग भेद की नीति जो है यह दक्षिण अफ्रीका में कायम था। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति कायम था। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में प्रस्तावना किस वाक्य से आरंभ किया गया है। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना जो है यह हम भारत के लोग से आरंभ किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट है, प्रस्तावना हम भारत के लोग से स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है। तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है, तो चुनाव आयोग की है। एक क्वेश्चन यह भी बनता है कि चुनाव आयोग के जो मुख्य अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, यानी कि किसके द्वारा चुनाव आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, तो वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और कितने वर्षों के लिए की जाती है, तो 5 वर्षों के लिए की जाती है। चुनाव आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए की जाती है। और चुनाव आयोग जो है यह पूरे देश में चुनाव की जिम्मेदारी लेता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराता है। चुनाव की सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग के ऊपर ही होती है। अगला क्वेश्चन है तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया था। तो तेलुगु स्वाभिमान का नारा जो है यह आंध्र प्रदेश में दिया गया था। तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया था, तो आंध्र प्रदेश में दिया गया था। फ्रेंड्स ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो पंचायती राज का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 36 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 36 में पंचायती राज का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है। तो संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है। और भाग 4 में क्या है, तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। और भाग 3 में क्या है, तो मौलिक अधिकार का उल्लेख है।
अगला क्वेश्चन है उच्च सदन है तो उच्च सदन किसे कहते हैं, तो राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। और लोकसभा क्या है, तो लोकसभा निम्न सदन है। वैसे संसद के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर भारतीय संसद का निर्माण होता है। ये भी क्वेश्चन में पूछता है कि संसद के कौन कौन से अंग है, तो ये तीनों ही संसद के अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मतदान करने की कम से कम उम्र क्या होता है, तो मतदान करने की कम से कम उम्र जो है यह 18 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मतगणना का कार्य कौन करता है, तो मतगणना का कार्य जो है यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है करने का, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है यह कितने वर्ष का होता है ये बताइएगा आप लोग। तो 5 वर्ष का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, प्रधानमंत्री का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यपाल का भी 5 वर्ष का ही होता है। अगला क्वेश्चन है बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो बिहार विधानसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो बिहार में विधानसभा के 243 निर्वाचन क्षेत्र हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट है। और बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा की 40 सीटें हैं और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 16 है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था, तो बिहार बंगाल से अलग हुआ था, सॉरी फ्रेंड्स ये तो गलत दे रखा है, बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। 1936 यहाँ ऑप्शन में दे रखा है, तो 1936 में बिहार उड़ीसा से अलग हुआ था, ये याद रखिएगा आप लोग। और बिहार बंगाल से जब अलग हुआ था तो 1912 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक कार्यपालिका में सर्वोच्च पद होता है, तो राजनीतिक कार्यपालिका में सर्वोच्च पद किसका होता है, तो राष्ट्रपति का होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन है निम्न सदन है, निम्न सदन कौन सा है, ये हमने आप सभी को पहले भी बता दिया है। तो लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया था, तो सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत में 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले कौन थे, तो रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले थे मार्टिन लूथर किंग। रंग भेद की नीति जो दक्षिण अफ्रीका में कायम थी, उस वहाँ पर उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, वहाँ के लोगों के खिलाफ, लोगों के पक्ष में, यानी कि रंग भेद होता था, गोरे और कालों के बीच वहाँ भेदभाव होता था, तो इसका आवाज़ मार्टिन लूथर ने उठाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी, तो 15वीं जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें महिलाओं की भागीदारी 10.68% थी, ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य से कितनी सूचियां बनाई गई है, तो भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य से 3 सूचियां बनाई गई है। वो 3 सूचियां कौन कौन सी है ये भी जान लीजिए। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों ही सूचियां हैं। संघ सूची में जो फैसले लेने का अधिकार होता है वह केंद्र का होता है, और राज्य सूची में फैसले लेने का अधिकार राज्य का होता है, और समवर्ती सूची जो होता है उसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर फैसले लेते हैं समवर्ती सूची में, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई, तो सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत राजस्थान राज्य से हुई थी, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था, तो संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था सैनिक तंत्र की स्थापना, ऑप्शन नंबर सी राइट है। सैनिक तंत्र की स्थापना संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य था। फ्रेंड्स, ये जो भी आंसर्स दिए गए हैं ये ऑफिशियल आंसर हैं, बिहार बोर्ड के द्वारा ही दिए गए हैं, जो कि स्टेट की परीक्षा कंडक्ट कराती है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई, तो प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार में संविधान में कब जगह दी गई थी, तो वह 2002 में दी गई थी, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान की गई, तो मानव अधिकारों को 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी, इसलिए 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मानवाधिकार दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है, तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत था आधुनिकता। आधुनिकता भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की सफलता के मूल्यांकन का सही आधार क्या है, तो लोकतंत्र की सफलता के मूल्यांकन का सही आधार है लोकतंत्र का शासन उत्तरदायी शासन व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। लोकतंत्र का शासन उत्तरदायी शासन व्यवस्था है, यह लोकतंत्र की सफलता का मूल्यांकन है, यानी कि उसका सही आधार है। अगला क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है भारत में लोकतंत्र की सफलता में बड़ी बाधा क्या है,
तो भारत में लोकतंत्र की सफलता में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर अशिक्षा, गरीबी और मतदान का दुरुपयोग, ये तीनों ही सही है। ऑप्शन नंबर तीनों राइट है। भारत में लोकतंत्र की सफलता में सबसे बड़ी बाधा है अशिक्षा, गरीबी और मतदान का दुरुपयोग, ये तीनों ही भारत में मौजूद है, इसलिए इसे लोकतंत्र की सफलता में सबसे बड़ी बाधा माना गया है। फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है लोकतंत्र को सशक्त बनाना। ऑप्शन नंबर सी राइट है। लोकतंत्र को सशक्त बनाना लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने पूरे 50 क्वेश्चंस करा दिए जो कि बाकी रह गए थे। ये सेकंड पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट हमने पहले के वीडियो में सॉल्व करा दिया है। उसके साथ ही अन्य सोशल साइंस के अलग अलग शिफ्ट के भी क्वेश्चन हम सॉल्व कराते जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि हर सब्जेक्ट के हर शिफ्ट के ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करा दें ताकि आप सभी को आसानी हो जाए। और फ्रेंड्स, यदि आप सभी तैयारी करना चाहते हैं, हमारा वीडियो यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए और अपने दोस्तों में भी इसे अधिक से अधिक शेयर कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।